हेलो एंड वेलकम। मैं हूं हरजोत कौर और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा की, लेकिन खासतौर से बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंडिया में, भारत में अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है। चाहे कि आपने एमएससी की है, एमकॉम की है, एमए की है, लेकिन जब बात करते हैं कनाडा जाने की तो मास्टर्स के बाद कनाडा जाना है तो कौन सी ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहने वाली हैं, कौन से कोर्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए और कोर्स सिलेक्शन के वक्त आपको किन किन बातों का जरूरी ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली अपना कनाडा का वीजा ले सके आफ्टर मास्टर्स। तो आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे फ्रंटियर इमिग्रेशन से। हमारे साथ हैं अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर हितेश चन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है हितेश। नमस्कार जी। सो हितेश, अब बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मास्टर्स तो कर ली है इंडिया में, मास्टर्स के बाद जाना चाहते हैं, क्योंकि हम +2 वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारी उनके पास ऑप्शंस होती हैं कोर्सेज को लेकर, लेकिन जब बात हम मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स की करते हैं जो भारत में, इंडिया में मास्टर्स तो कर चुके हैं, अब कनाडा जाना है, तो उनको कोर्स सिलेक्शन के वक्त किन किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए? जी ज़रूर, हम इसमें बात करेंगे कि जो बच्चा मास्टर्स कर चुका है इंडिया में उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कनाडा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसने मास्टर्स किस में किया है। अगर वो मास्टर्स MBA है, MCOM है या MA है, MSc IT है या फिर MSc कंप्यूटर साइंस है, तो ये चीज़ें जितनी भी एकेडमिकली डिग्रीज़ होती हैं, अब इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है। सपोज करो अगर मैं आपको MBA के ऊपर एक पॉइंट बताता हूँ, इस पर MBA के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मेजर और माइनर होता है। अब जैसे मेजर उसने मार्केटिंग पढ़ा है या माइनर उसने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें सेल्स लगा लो या कुछ भी हो सकता है उसमें सब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि मेजर बैंकिंग पढ़ा होगा या माइनर फाइनेंस पढ़ा होगा। तो जब हम इन बच्चों को कोर्स सिलेक्शन देते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम उनको माइनर के अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्शन आगे दें। अगर माइनर के अकॉर्डिंग उनको कोर्स सिलेक्शन देते हैं तो उससे क्या क्लियरेंस होता है कि बच्चे ने जो स्टडी करी है, अगर MBA में अगर मेजर सब्जेक्ट्स उसने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उसमें वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं। माइनर के अकॉर्डिंग अगर आप उसको वीज़ा के अकॉर्डिंग कोर्सेज दोगे तो उसमें प्रोग्रेशन दिखती है बच्चे की, और जिसमें वीज़ा चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो ऑलरेडी स्टडी कर चुका है एजुकेशन में और अगर वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ चुका है तो उसमें वीज़ा चांसेस कम होंगे, पर जो सब्जेक्ट्स उसने ऑलरेडी कम पढ़े हैं उसमें वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं। और यही सेम प्रोफाइल्स अगर मैं बात करूं, जैसे MCOM वाला बच्चा है, जैसे BCom की है, उसके बाद MCOM करी है, उसके बाद उसको क्या कोर्स सिलेक्शन लेना चाहिए। काफ़ी कोर्सेज आ जाते हैं इसमें, जैसे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमाज होते हैं। तो ये बच्चे को ध्यान रखना है कि उसमें जब वो आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो BCom और MCOM के सब्जेक्ट्स आपके क्या थे, क्या आपने वो सब्जेक्ट्स पहले ही पढ़ लिए। अगर पढ़ लिए हैं तो आपका ऑलरेडी वहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो स्टडी कर चुके हो। तो MCOM मास्टर्स और BCom जैसे बच्चे ने करी है उसके बाद MCOM करी, ये प्रोफाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन इसमें MSc IT या MSc कंप्यूटर साइंस हम बात करें, या MA साइकोलॉजी वाले बच्चे भी काफ़ी आते हैं इंडिया से। तो इनमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोर्स सिलेक्शन हम जब भी कोई लेते हैं तो उसमें प्रोग्रेशन देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेशन से उसका मतलब ये है कि जो बच्चा स्टडी करना चाहता है और जो आगे उसका करियर आउटकम है उसमें अगर उसकी रेलिवेंसी बनेगी तभी उसमें वीज़ा आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि बच्चे को आगे यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है या कॉलेज चूज़ करना है। अब बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पे होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं या कॉलेज में जाएं। अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हमारा वीज़ा आ जाएगा, अगर कॉलेज में जाएंगे तो शायद हमारे ओवर क्वालिफाइड एजुकेशन हो जाएगी। तो मैं इसमें एक ही चीज़ क्लियर करूँगा, ओवर क्वालिफाइड एजुकेशन तभी होती है जब आप 3-4 एजुकेशंस या डिग्री ले चुके होते हो। अगर आप 3-4 डिग्री लेने के बाद भी अगर आप नेक्स्ट डिग्री ऐसी चूज़ करते हो जिसमें आपकी कोई प्रोग्रेशन ही नहीं दिखती तो उसमें ऑलरेडी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होएगी, फिर चाहे आप वो कॉलेज में जाओ चाहे यूनिवर्सिटी में जाओ। अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी लेंथी भी हो सकती हैं, इसमें IELTS की रिक्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं ज़्यादा हो सकती है, 6.5 नॉट लेस देन 6 या 7 बैंड तक भी चली जाती है। और कॉलेजेस में शायद एक मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 भी एक्सेप्ट हो जाऊगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए ਜਿਹੜਾ बच्चा मास्टर के बाद जाता पे। ये इस चीज़ का इशू यहाँ पे यही कह सकते हैं कि जब कोर्स सिलेक्शन बच्चा कर रहा है तो वो चीज़ ध्यान में रखे कि उसने जब भी उसको आगे चूज़ करना है अपनी IELTS रिक्वायरमेंट चेक करे, प्लस आप जब कोर्स सिलेक्शन चूज़ कर रहे हो तो आपने ग्रेजुएशंस और मास्टर्स के सब्जेक्ट्स चेक करके उसके बाद ही आप कोर्स सिलेक्शन करें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बच्चे के लिए कि जब वो कोर्स चूज़ कर रहा है तो उसको ये पता हो कि मेरी प्रोग्रेशन है तो तभी मेरा वीज़ा आएगा।
अब MSc IT अगर मैं या इसमें MSc कंप्यूटर साइंस में बात करूं तो कुछ बच्चे इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्सेज ले लेते हैं जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कोर्सेज ले लेते हैं जो IT रिलेटेड फील्ड से ही हैं। और समटाइम बच्चे लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ले लेते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आप देने को तो एक कह सकते हो कि IT फील्ड वाला बच्चा ले या मैकेनिकल वाली फील्ड वाला बच्चा ले, पर इसके बाद अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो अगर आपने ग्रेजुएशन मास्टर्स करी है उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स लेना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वो जस्टिफाई भी करना पड़ेगा SOP में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आप उसको कैसे डिफाइन करते हो, वो आपकी कोर्स रिलेशन कैसे दिखाता है, तब उसमें वीज़ा आएगा। तो ये कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें बच्चा वीज़ा ले सकता है और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के रहते हैं जिन्होंने मास्टर्स की हुई है, कोर्स सिलेक्शन को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो के जरिए ज़रूर क्लियर हो पा रही है, हम उसमें आपकी मदद ज़रूर कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका अपना भी कोई सवाल है, कई बारी अपनी प्रोफाइल को लेकर कोर्स सिलेक्शन में नहीं क्लियर हो पाती हैं चीज़ें, तो आप ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ज़रूर ले सकते हैं। जैसे कि अभी हितेश ने बात की कि आपने मास्टर्स जिस भी फील्ड में की है उसमें मेजर पोर्शन आपने किन सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई की है या माइनर कौन सा रहा है, तो उसको देखते हुए आपने आगे की कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो हितेश, यहाँ पर मैं ये भी ज़रूर चाहूँगी कि आप क्लियर कीजिए, जो मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करने जा रहे होते हैं वो कौन कौन सी गलतियाँ अक्सर कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास ढेरों प्रोफाइल्स आती हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी वो गलतियाँ भी हम बताएं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं वो उन गलतियों को भी जाने और उनसे अवेयर रहें। गलतियाँ इसमें यही होती है कि बच्चे के पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर उसने मास्टर्स करी है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि उसकी जस्टिफिकेशन वो दे। अगर कोर्स सिलेक्शन, अगर मैं एक बात करूँ एक एप्लीकेशन में, अगर आपने BCom या उसके बाद मास्टर्स करी है या फिर कोई भी प्रोफाइल ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स भी करी है, उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको उसको रिलेट करना है अपने कोर्स के साथ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ही सारा वीज़ा टिका है आपका कि आप उसको रिलेशन में कैसे दिखाते हैं। एक चीज़ होती है कि कह सकते हैं कि जिसमें एक तो क्लियरेंस दिख जाए कि हाँ उसका ये कोर्स रेलिवेंसी था, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि एक डिफरेंट कोर्स बच्चा ले लेता है। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार हमें इसमें नहीं जाना, हमें कोई और ऐसा कोर्स दो जिसमें मेरे को लगता है कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ या ईजिली कर सकता हूँ। तो ऐसे में सारा वीज़ा ही फिर आपकी SOP पे टिक जाता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं। अब वहाँ पे जब वो कोर्स के बाद हम अगर प्रोफाइल सिलेक्शंस एंड ऑल सारा कुछ इसमें बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चे को चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो मास्टर्स वालों के लिए किस इनटेक में ऑप्शंस ज़्यादा मिलती हैं, आगे कहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं? मास्टर्स वालों के लिए जितने भी ऑप्शंस होंगे, सितंबर में मेजर इनटेक है तो सितंबर में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और मई में कुछ गिने चुनिंदा ऑप्शंस होने हैं। जनवरी ऑलमोस्ट अब तो क्लोज हो ही चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखे बच्चा कि जब भी कोई एप्लीकेशन यहाँ पे कहीं पे भी एनरोल हो रही है तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पास सारी एप्लीकेशन कंप्लीट रेडी होनी चाहिए, सो दैट उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। प्लस अगर यूनिवर्सिटी में बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उनके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से साइन करवा के उनको बनवाने पड़ते हैं कि आपने उनसे ये सब्जेक्ट पढ़ा है। 2 या 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होते हैं, तो ये बच्चे को पहले ही कंप्लीट कराने पड़ेंगे सो दैट उनको प्रॉब्लम ना है एडमिशन स्टेज पे। प्लस अपने बैकलॉग सर्टिफिकेट्स उनको अरेंज करने पड़ते हैं कि बैकलॉग सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए, क्योंकि ये एडमिशन का प्रोसेस आता है जिसमें जहाँ पे बच्चा पहले ही स्टेज पे फंस जाता है कि एडमिशन ही नहीं क्लियर होता। तो बच्चे को ये जो स्टेप्स है ये पहले ही क्लियर कर लेने चाहिए सो दैट उनको लास्ट में प्रॉब्लम ना आए जब उनके कोई कॉलेजेस खुलेंगे या फिर जो सितंबर के लिए ऑप्शंस देने शुरू होंगे। तो ये बच्चे को प्लीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसे करना है इन चीज़ों को। बिल्कुल। सो हितेश, आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो के साथ बने हैं वो इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। आगे भी आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे, उन सारे सवालों के जवाब अपनी इन वीडियो से आप तक पहुंचाते रहेंगे जिनको लेकर आपकी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद।